नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे फिर से इस YouTube चैनल पे। जहाँ से हम लोगों ने क्लास को सस्पेंड किया था वहाँ से फिर से स्टार्ट करेंगे। चिंता करने की कोई बात नहीं है। जैसा कि मैंने अपने चैनल पे मैसेज दिया था कि आफ्टर 15 मार्च के बाद ही आपका क्लास स्टार्ट होगा, कुछ कारणों की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नया क्लास, जो कि क्लास नंबर 4 है परसेंटेज का। अभी तक जैसा हम लोगों ने सोचा था, जो ये परसेंटेज का जो चैप्टर है ये काफ़ी बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है हमारे एग्ज़ाम बेसिस के लिए भी और हमारे कॉन्सेप्ट के लिए भी, ताकि आने वाले जो भी क्वेश्चंस होंगे, आने वाले चैप्टर्स होंगे, उसमें बहुत ही इसका योगदान होता है इस चैप्टर का। इसलिए हम लोग के लिए बेसिक चैप्टर माना जाता है। इसके लिए मैंने इसको सबसे पहले आप लोगों के सामने स्टार्ट किया है फर्स्ट चैप्टर को लेके, ताकि आप लोग का कॉन्सेप्ट अच्छा रहे और बेसिक मजबूत रहे, ताकि आप आने वाले जितने भी चैप्टर्स होंगे उसमें आप जल्दी से जल्दी आप सॉल्व कर सकते हैं और समझने का प्रयास जो कि आपका है वो समझ में आए अच्छा से। इसी वजह से ये चैप्टर मैंने स्टार्ट किया है। ऐसे तो बहुत से लोग रेशियो से भी स्टार्ट करते हैं, लेकिन ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। और एक बात देखिए, अभी जो एग्ज़ाम हो रहा है, देखा जाए तो अभी के एग्ज़ाम बेसिस पे देखा जाए तो इस तरह से हमारी जो सरकार है, क्लास नहीं बोल सकते हम लोग, जैसे कि ये बोल सकते हैं कि जैसे कि जिस तरह से क्लास एग्ज़ाम लिया जा रहा है स्टूडेंट से, और इतने मेहनत करने के बाद भी बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी होती है, क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है। हालांकि सरकार तो ये करती है कि एग्ज़ाम को रद्द करके फिर से दोबारा एग्ज़ाम लेती है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये नहीं है। बड़ी बात ये है कि जो बच्चे लोग उसमें अच्छे से एग्ज़ाम प्रिपरेशन करके जाते हैं और अच्छे से अपना परीक्षा में अपना मार्क्स स्कोर करते हैं, उसके बावजूद भी उनका एग्ज़ाम रद्द हो जाता है, तो उन्हें कितना अपने आप से बहुत ही मजबूरी का सामना करना पड़ता है। जिस वजह से ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार से निवेदन है कि अगर बच्चे लोग इतने मेहनत करते हैं तो ऐसा ना हो कि पेपर को लीक हो, है ना। वो तो हो जाना अलग बात है, लेकिन बहुत ही कठिन परिश्रम करके बच्चे लोग अपने एग्ज़ाम को देते हैं और फिर भी उनका पेपर लीक हो जाता है, तो बहुत ही ये शर्मनाक बात है। और सरकार से भी यही निवेदन है कि वो लोग ऐसा कदम उठाएं जो कि पेपर लीक हो ही ना और बच्चों को दोबारा एग्ज़ाम देने की ज़रूरत ही ना पड़े। क्योंकि अगर एग्ज़ाम दोबारा देना पड़ता है तो काफ़ी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि बच्चे लोग जो होते हैं उनके अनुसार जो क्वेश्चंस पे वो पहले से एग्रेसिव होकर वो बनाते हैं और कॉन्फिडेंस के साथ वो रहते हैं, उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो हो जाता है। तो ये सब चीज़ों को देखना चाहिए सरकार को, ताकि जैसे अभी कुछ दिन पहले ही जो एग्ज़ाम हुआ था बीपीएससी का, यूपी पुलिस का, ऐसे जो स्टेट एग्ज़ाम होते हैं इस तरह से लीक हो जाते हैं, तो बहुत ही अच्छी बात नहीं है। तो प्लीज़ निवेदन है सरकार से कि ऐसा ना हो। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं हमारा, जो कि क्लास नंबर 4 है। तो कॉन्सेप्ट ये है, सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज, सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज, यानी हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं, लगातार उत्तरोत्तर कमी, वृद्धि, लगातार उत्तरोत्तर में कमी
वृद्धि। तो सक्सेसिव का मतलब यही तो लगातार उत्तरोत्तर मतलब कंटिन्यूसली है ना, एक के बाद एक। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत से ऐसे देखे होंगे कि जैसे कोई चीज़ डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट का मतलब जैसे कि मान लीजिए पहला डिस्काउंट दिया 10% पर, फिर दिया उसने 20% पर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, लगातार डिस्काउंट दिया, पहले 10% पर फिर 20% पर। तो क्वेश्चन आता है कि ये बताइए पहले 10% डिस्काउंट दिया फिर 20% डिस्काउंट दिया, तो ओवरऑल कितना डिस्काउंट उसका वो दिया है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए पहले उस वस्तु का जो रेट होगा वो 100 रुपये होगा माना, ठीक है। तो अगर 10% का उसको अगर छूट देगा, यानी छूट का मतलब डिस्काउंट, 10% का डिस्काउंट देगा, तो क्या होगा, उस वस्तु का रेट कितना है 100 रुपया, तो 10% छूट देगा तो कितना हो गया वहाँ 10% का मतलब 10 रुपया माइनस हो गया इसमें से, यानी -10 का मतलब कितना हो गया 90 रुपया। और जब 90 रुपया हुआ तो इस पर भी वो क्या किया 20% का डिस्काउंट दिया, 20%, यानी तो 90 का 20 कितना होगा 20% का मतलब जैसे फ्रैक्शन में क्या 20 का मतलब 1/5 और 5 का मतलब 18, यानी हो गया ये 18 डिस्काउंट दिया। तो बताइए 90 पे 18 डिस्काउंट तो कितना हो गया 60 या 2 8 में से गया 7, यानी 72, यानी 72 रुपया में उसको वो सामान बेचा, ठीक है। तो ओवरऑल क्या हो गया, इसका परसेंटेज कितना हो जाएगा, तो देखिए ओवरऑल जो होगा, ओवरऑल या तुलनात्मक समतुल्य बोल सकते हैं इसको, समतुल्य डिस्काउंट है ना, जो ये है क्या है डिस्काउंट दिया हुआ है, डिस्काउंट लगातार डिस्काउंट या सक्सेसिव डिस्काउंट दिया हुआ है। तो ओवरऑल समतुल्य प्रतिशत क्या हो जाएगा, डिस्काउंट क्या होगा समतुल्य डिस्काउंट, ओवरऑल डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा, देखिए यहाँ पे कितना 10%, यहाँ पे 20%, तो कितना दिया ये पहले दिया, ये ओवरऑल कितना हो गया टोटल 72, तो बढ़ा कितना 100 से कितना घटा, तो 100 से घटाइए आपका 10 से 8, टोटल जो डिस्काउंट दिया वो 28/100, यानी इंटू 100 में मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये क्या है परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया हमारा 28%। ओवरऑल डिस्काउंट कितना दिया है वो 28%, ओवरऑल डिस्काउंट दिया वो 28%। इतना बात आप लोगों को समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो दोबारा भी हम इसको बताएंगे, ठीक है। इसी को बोलते हैं समतुल्य डिस्काउंट, बट्टा भी बोलते हैं इसको हम लोग, बट्टा छूट, बट्टा छूट सब इसी को बोलते हैं। तो ये ओवरऑल डिस्काउंट हो गया, क्या हो गया ओवरऑल डिस्काउंट। आगे क्या है देखिए, जैसे कि मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन है कि मान लीजिए 40% का डिस्काउंट दिया, कितना दिया 40% का डिस्काउंट दिया, फिर कितना दिया 30% का डिस्काउंट, लगातार डिस्काउंट दिया 30% का, तो पहले 40% फिर 30%, तो कितना हो गया, तो बताइए, यानी अगर 100 का सामान है तो 40% का डिस्काउंट दिया, तो कितना डिस्काउंट दिया 100 रुपये का सामान है तो 40% डिस्काउंट दिया, तो कितना हो गया -40, तो बचा कितना 60, और 60 पे कितना डिस्काउंट दिया तो 30% का, यानी 60 का 30% कितना होगा, तो 60 का 30% हो जाएगा 30/100, यानी परसेंट को जब कन्वर्ट करते हैं हटाने के लिए फ्रैक्शन में, तो क्या करते हैं डिवाइड बाय 100, जैसा कि फर्स्ट क्लास में मैंने बताया है। तो क्या हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल, यानी बराबर 80, यानी माइनस यहाँ पे क्या बता रहा है कि जो ये क्या है डिस्काउंट दे रहा है, तो 18 का डिस्काउंट, तो कितना हो गया ये आपका हो गया ये कितना डिस्काउंट, तो 60 में से 18 जाएगा तो कितना 10 में से 8 गया 2, 5 में से 1 गया 4, यानी 42, ठीक है, कितना हो गया 42, उसको वो सामान को वो बेचा, ठीक है। तो यानी ओवरऑल डिस्काउंट कितना दिया, पहले 100 का सामान था, लगातार 2 बार डिस्काउंट देने के बाद वो सामान कितना में हो गया 42 में डिस्काउंट देने के बाद, तो
ओवरऑल जब भी डिस्काउंट हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ओवरऑल डिस्काउंट परसेंटेज क्या हो जाएगा हमारा, कितना घटा, 858, यानी 58/100 का सामान था और गुना 100 में चेंज करेंगे परसेंट में बदलने के लिए तो कितना हो जाएगा, 100 ख़त्म, यानी 58%। तो कितना हुआ ओवरऑल डिस्काउंट, कितना दिया वो 58%। तो इसी तरह से हम लोग आगे भी देखेंगे कोई क्वेश्चंस लेके, है ना। और एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, जैसे जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है, एक हम लोगों ने पढ़ा है समतुल्य, चलिए इसको मिटाते हैं, ठीक है। जैसे कि एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, परसेंटेज, कितने परसेंटेज इक्विवेलेंट डिस्काउंट, इक्विवेलेंट डिस्काउंट यानी समतुल्य बट्टा या छूट, समतुल्य बट्टा या छूट। इसे क्या फॉर्मूला हमने पढ़ा है, x + y माइनस xy/100, ये होता है। ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो इसको याद कर लेना है, ठीक है। कैसे आता है ये फॉर्मूला आपको बताया जाएगा। देखिए किस तरह से आता है ये फॉर्मूला। मान लीजिए कोई वस्तु है, पहले x% का डिस्काउंट दिया, फिर उसने फिर y% का डिस्काउंट दिया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, x% y% का डिस्काउंट दिया, ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला किस तरह से इसका ये निर्माण हुआ है वो पता करना है, ठीक है। देखो तो मान लो 100 का वस्तु है, तो x% का डिस्काउंट दिया, कितना का डिस्काउंट दिया, x% का। तो जब x% का वो डिस्काउंट देगा तो कितना हो जाएगा, -x, -x% का कितना हो गया, -x। तो -x का हो गया, यानी 100 का -x कितना होगा, 100 का, यानी x% डिस्काउंट दिया, इसका मतलब क्या हो गया, -x दिया वो डिस्काउंट। अगर 10 रहता तो क्या होता, 100 में से -100 का 10% क्या होता है, 1/10, यानी 100 का 10% क्या होता है, 10 होता है। तो इसी तरह से 100 का x% क्या होगा, x होगा। तो यानी x डिस्काउंट दिया। तो जब x डिस्काउंट दिया तो क्या बचा, पहला सक्सेसिव के पहला जो डिस्काउंट है उसके बाद क्या बचा, 100 - x, क्या बचा, 100 - x, पहला डिस्काउंट देने के बाद। दूसरा डिस्काउंट जब दिया y% तो क्या हो गया, ये कितना होगा, तो यानी 100 - x का कितना देगा, y% बचने के बाद। जैसे यहाँ पे दिया था 40 दिया, फिर 100 के बाद कितना होगा, 60, है ना। तो 60 पर फिर हम लोग 30% देंगे। तो 100 - x पे जो बचा हुआ है उस पर देंगे हम 100 - x का y%, मतलब 100 - x गुना y/100। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, y 100 कट जाएगा तो बचेगा माइनस, और ये मल्टीप्लाई बचेगा xy/100, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये हो गया, इतना का वो क्या डिस्काउंट दिया, है ना। माइनस का मतलब क्या होगा, डिस्काउंट, माइनस हुआ, माइनस का मतलब डिस्काउंट बता रहा है। माइनस क्या बता रहा है, डिस्काउंट बता रहा है कि ये इतना का कमी हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे आया तो कितना हो गया, ये डिस्काउंट देने के बाद, तो इसमें से माइनस होगा, तो 100 - x में इसको घटाएंगे तो कि हमारा क्या बचेगा, 100 में से घटाएंगे तो हो जाएगा 100 - x माइनस y माइनस xy/100, इतना बच गया, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, ये घटने के बाद क्या बचेगा, तो 100 - x माइनस y माइनस प्लस xy/100, ठीक है, xy/100। तो बचा कितना ये, तो 100 - x
कॉमन ले लिए तो क्या बचा x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाय 100, एक्स वाई बाय 100, यानी 100 में से क्या बचा x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाय 100, तो बचा इतना x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाय 100। तो यहाँ पे कितना का ये जैसे इसको किए यहाँ कितना ओवरऑल डिक्रीज हुआ 58 का, तो हम लोग यहाँ से भी निकालेंगे कितना का डिक्रीज हुआ ये। तो देखिए 100 से डिक्रीज हुआ कितना माइनस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाय 100, ठीक है। तो यही हमारा क्या निकलेगा बटा 100 करेंगे गुना 100, तो हमारा क्या निकल जाएगा, ये कट के निकलेगा माइनस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाय 100 डिवाइड नहीं परसेंटेज, जो कि हमारा हो गया ओवरऑल परसेंट। और ये जो माइनस है ये क्या बताता है आपका डिस्काउंट, क्या बताता है ये डिस्काउंट, क्या बताता है ये डिस्काउंट, यहाँ जो माइनस है। तो हमारा फॉर्मूला क्या बना, ये देखिए हमारा फॉर्मूला जो था यही बना, ये जो था यही फॉर्मूला हमारा बन गया, ये है ना। तो इसी को हम लोग डायरेक्ट अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस में, डायरेक्टली फॉर्मूला से हम लोग अप्लाई करते हैं कि क्या होता है इक्विवेलेंट डिस्काउंट का क्या होता है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाय 100, इस तरह से हम लोग फॉर्मूला को निकालते हैं, ठीक है। तो बस हम लोग को ये बेसिक समझना था किस तरह से ये फॉर्मूला का निर्माण होता है और कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और ये फॉर्मूला हम लोग क्यों याद रखते हैं। तो बस इसी के लिए कि भाई हम लोग को जल्दी हो जाए क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, परेशानी ना हो। चलिए इसको देखिए और समझिए, ठीक है। बस इसी कॉन्सेप्ट पे ये है, तो हम लोग इतना याद नहीं रखेंगे, बस हम लोग को ये याद रखना है ये हमारा फॉर्मूला बना। और हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो हम लोग पहला इसको मेथड एक पहला ही समझ सकते हैं, क्या समझ सकते हैं कि ये पहला मेथड तो ऐसे बना सकते हैं, दूसरा मेथड इस तरह से बना सकते हैं, मेथड से भी यूज़ कर सकते हैं, बोल सकते हैं बेसिक से, फॉर्मूला से, और तीसरा मेथड ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। कैसे कि जैसे मान लीजिए बोल रहा है पहले दिया 40% का डिस्काउंट, फिर दिया 30% का डिस्काउंट, तो 40% का डिस्काउंट थर्ड मेथड में किस तरह से हम इसको बनाएंगे। पहले दिया 40% का डिस्काउंट, तो 40% का मतलब फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या होगा, 40% को अगर पहले 40% डिस्काउंट दिया फिर दिया 30% डिस्काउंट, इसका मतलब क्या होगा, 40% का मतलब क्या हो गया 20% का मतलब 1/5, तो 40% का मतलब 2/5, ठीक है। ये माइनस क्या बता रहा है, डिस्काउंट दे रहा है, माइनस क्या बता रहा है, डिस्काउंट दे रहा है 2/5, 30% को फ्रैक्शन में चेंज करो क्या होगा 3/10। अब देखिए डिस्काउंट देना मतलब पहले जो सामान था 5 का था, हमेशा मैंने बताया है जो नीचे हर होता है वो क्या बताता है टोटल, नीचे क्या बताया है टोटल। तो मान लीजिए 5 का सामान था तो कितना में डिस्काउंट देने के बाद क्या हुआ 3 का सामान हो गया, फिर 10 का सामान था तो क्या हो गया वो 7 हो गया, कमी हो गया, 10 5 में से 2 गया तो 3 बचा है ना, कमी हुआ 40% का, और 10 में से 3 हो गया मतलब क्या 10 से वो 3 कम यानी 7 हो गया। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, बस सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 10 बचे 50, 7 या 21, तो ओवरऑल कितना परसेंट हो गया, परसेंटेज का कमी आया। तो देखिए ये जो बताता है ये क्या बताता है स्टार्टिंग में कितना था, और ये क्या बताता है अंत में कितना बचा, अंत में है ना, लास्ट में कितना हो गया वो। तो स्टार्टिंग ये बताता है, अंत में ये बताता है। तो ओवरऑल कितना हो गया, कितना कमी आया, तो हो गया ये आपका 9 और 4 में से 2 गया 29 है ना, 29/50 गुने 100 परसेंट में चेंज करने के लिए 50 दूनी 100 यानी 29 दूनी 58%, जो कि हमारा ये है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं फॉर्मूला से। अगर सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इक्विवेलेंट डिस्काउंट के लिए
इक्विवेलेंट डिस्काउंट के लिए क्या करेंगे, तो x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाय 100 है, तो x को मानेंगे x बराबर दिया हुआ है कितना 40% और y को मानेंगे हम लोग 30%, ठीक है। तो लिखेंगे 40 प्लस 30 माइनस 40 इंटू 30 डिवाइड बाय 100। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 40 30 70 माइनस 4 तिया 12, 10 में से 2 गया 8, 6 में से गया 5, 58%। तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। तीनों तरीक़ा से बना सकते हैं, बस हम लोग को याद रखना है कौन सा मेथड कब हम लोग यूज करें जो कि हमारे लिए जल्दी बन जाए। बस आप लोग को कोई मेथड को याद रखना है एग्ज़ाम के पर्पज़ से। तो आगे देखते हैं क्वेश्चंस को, एक दो क्वेश्चंस को लेते हैं कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चंस क्या है, हाँ और एक चीज़ और फॉर्मूला बोलना भूल गया है ना, वो था डिस्काउंट के लिए। वो क्या था, फॉर्मूला फॉर डिस्काउंट इक्विवेलेंट परसेंटेज के लिए क्या था, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाय 100 ये होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है ना। ये किसके लिए होता है, डिक्रीज के लिए, जब डिक्रीज होता है तब, है ना। लेकिन जब इंक्रीजिंग होगा तो उस समय क्या होगा, परसेंटेज या फिर कुछ भी हो, है ना, या बोल सकते हो उसको परसेंटेज इफेक्ट, है ना, परसेंटेज इफेक्ट बोल सकते हैं उसको। यानी परसेंटेज इफेक्ट का मतलब हो गया कि क्या उसमें परिवर्तन आ रहा है ना, प्रतिशत परिवर्तन ही बोल सकते हैं इसे हम लोग, प्रतिशत परिवर्तन। तो उसके लिए क्या होता है फॉर्मूला, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। तो इसको हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं इफेक्ट परिवर्तन के लिए। तो यहाँ इंक्रीज होता है तब हम लोग ये फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है, इंक्रीजिंग के लिए। तो डिक्रीज के लिए, इंक्रीज के लिए, तो बस इसको याद रखना है। इंक्रीज मतलब बढ़ने के लिए, ये घटता है तब हम लोग करते हैं, ठीक है। तो डिस्काउंट में घटता है और ये फाइनल में क्या होता है, मतलब बढ़ता है, ठीक है। तो आगे देखिए क्वेश्चंस को, इसको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, आप लोग के लिए बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये सब क्वेश्चंस, मतलब फॉर्मूलाज और कॉन्सेप्ट। एक क्वेश्चन से, एक दुकानदार अपने ग्राहक को एक दुकानदार अपने ग्राहक को 2 सेट ऑफ डिस्काउंट ऑफर करता है। 2 सेट ऑफ डिस्काउंट, 2 सेट ऑफ डिस्काउंट मतलब 2 सेट, है ना। 2 सेट ऑफ डिस्काउंट ऑफर करता है, ठीक है, ऑफर करता है। पहला क्या है, सेट फर्स्ट में पहला डिस्काउंट जो ऑफर करता है वो होता है 20%, 10% क्रमागत रूप से, है ना। तो इसको हम लोग लगातार को क्रमागत ही बोल सकते हैं, क्रमागत, है ना, क्रम से क्रमागत रूप से देता है, क्रमागत रूप से देता है। और क्रमागत रूप से देता है और सेट टू में 18% और 12%
क्रमागत रूप से छूट देता है। रूप से छूट देता है, छूट देता है। क्रेता यानी कस्टमर के लिए, क्रेता यानी कस्टमर के लिए, कस्टमर के लिए कौन सा फ़ायदेमंद होगा, के लिए कौन सा फ़ायदेमंद होगा, फ़ायदेमंद होगा, कौन सा फ़ायदेमंद होगा। और विक्रेता के लिए, और विक्रेता के लिए, विक्रेता के लिए, विक्रेता के लिए कौन सा छूट, कौन सा छूट ज़्यादा लाभदायक होगा, ज़्यादा लाभदायक होगा यानी फ़ायदेमंद होगा, है ना। तो दो तरह का क्वेश्चन है कि एक दुकानदार अपने ग्राहक को 2 सेट डिस्काउंट देता है, 2 तरह का डिस्काउंट देता है। कैसा? तो पहला क्रमागत देता है सेट 1 जो कि 20% 10% का, फिर दूसरा डिस्काउंट किस टाइप का है कि 18% 12% का देता है। तो इस तरह का छूट देता है। तो क्रेता यानी कस्टमर, जो हम लोग कस्टमर कौन, जो खरीद रहा है दुकान से, है ना, तो उसके लिए कौन सा फ़ायदेमंद होगा, सेट 1 या सेट 2। और जब विक्रेता यानी जो बेच रहा है उसके लिए कौन सा छूट ज़्यादा बेहतर होगा। तो देखिए पहला सेट 1 के लिए, सेट 1 के लिए क्या होगा, पहले दे रहा है वो छूट कितना दे रहा है 18% और दे रहा है वो 12%। तो इसको हम लोग 3 मेथड से भी कर सकते हैं, 3 मेथड में कोई भी, लेकिन हम लोग फॉर्मूला याद किए तो फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, देखेंगे, है ना। तो क्या होगा सेट 1 के लिए, तो परसेंटेज इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होगा, x प्लस वाई, ये x है ये y है, तो क्या हो जाएगा 18 + 12, फॉर्मूला हमारा क्या होता है x + y - xy/100। तो क्या हो जाएगा 18 + 12 - 18 × 12/100। तो 18 12 कितना हो गया, 18 12 30 माइनस 18 × 12, 18 दूनी 36, 18 × 18, 18 3 21। और जब 100 से डिवाइड करते हैं तो क्या करते हैं, किसी भी अंक में जब हम लोग 1 है यह 2 है, ठीक है, अगर इसमें हम लोग 100 से 10 से डिवाइड करेंगे तो एक पीछे से 1 अंक के पहले डेसिमल बैठेगा, और अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 अंक के पीछे डेसिमल बैठेगा, 2 अंक के बाद, है ना, 2 अंक के पहले, सॉरी 2 अंक के पहले डेसिमल बैठेगा। 3 0 है तो 3 अंक के पहले डेसिमल बैठेगा, है ना। तो 3 अंक के लिए हम लोग यहाँ 0 देंगे तो 3 अंक हो गए। तो इसी तरह से यहाँ पे है, तो 216 है, तो 100 से जब डिवाइड करेंगे तो 2 0 है तो 2 0 के पहले डिस्काउंट जाएगा, डेसिमल जाएगा, इतना हो गया। अब इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में से माइनस करेंगे तो 10 में से 6 गया 4, 9 में से 1 गया 8 पॉइंट, कितना हो गया, हाँ 2 गया 8 और ये हो जाएगा 2, 28.84, 10 में से 2, 9 में से 2 गया 7 बचेगा, सॉरी 27.84%। ओवरऑल इसका परसेंट गया। ये सेट 1 का हो गया। सेट 2 का देखिए, सेट 2 का क्या है 18% और 12%। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, परसेंटेज इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या हो जाएगा हमारा, तो 18 + 12 - 18 गुने, सॉरी कितना था 20 और 10 था ना, अच्छा सॉरी मतलब इसको हम लोग सेट मतलब किस तरह से मान लेते हैं, सेट 2 ही पहले निकाल दिए, लिख दिए, तो पहले सेट 2 को मान लो और सेट 1 को इधर मान लो, ठीक है। थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, इसको मैंने पहले देख लिया, ध्यान नहीं दिया। तो सेट 1 कितना दिया हुआ है 20% 10%, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, सेट 1 है 10% और ये हो गया हमारा 20%, ठीक है। तो 10 + 20 - 10 × 20/100, तो हो जाएगा ये 30 माइनस 20 × 25 100, 5 से 5 दूनी 10 यानी 2, तो -2 यानी 28%। तो देखिए
बताइए अगर देखिए पहला क्वेश्चन क्या था कि क्रेता यानी कस्टमर के लिए कौन सा फायदेमंद होगा, तो कस्टमर के लिए कौन सा फायदेमंद होगा बताइए। कस्टमर के लिए देखिए, कस्टमर को जहाँ ज़्यादा छूट मिलेगा उसको वही फायदेमंद होगा। तो देखिए यहाँ 27.84% है या 28% है, तो ज़्यादा कौन है ये। तो ज़्यादा हम लोग जब भी कुछ सामान खरीदते हैं तो हम लोग ज़्यादा जितना छूट मिलता है हम लोग को फ़ायदा होता है। तो छूट हम लोग को मिला ये यानी कस्टमर के रूप में, तो कस्टमर के लिए फ़ायदेमंद होगा सेट वन उसके लिए फ़ायदेमंद होगा। और जो बेच रहा है यानी विक्रेता यानी जो बेच रहा है उसके लिए फ़ायदेमंद होगा विक्रेता के लिए। तो विक्रेता क्या सोचता है कि वो जब भी छूट दे, दो तरह का छूट दे, तो जो कम होगा हमको जितना भी हो सके कम से कम छूट दे, है ना, कम से कम छूट दें। तो इसके लिए देखिए कम से कम छूट क्या है, इससे कम ये, तो हमारा सेट 2 जो होगा वो उसके लिए विक्रेता के लिए फ़ायदेमंद होगा, विक्रेता के लिए फ़ायदेमंद होगा, है ना, सेट 2 और कस्टमर के लिए सेट 1। तो बस ये क्वेश्चंस हमको लग रहा है आप लोग को समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। तो हम लोग पहला मेथड, दूसरा मेथड, तीसरा मेथड, तीनों मेथड देखे हैं, है ना। तो जो ये वाला मेथड था, जैसे कि हम लोगों ने पहले देखा कितना, मान लिए एक हो गया 9.1/11% और एक हो गया आपका 8.1/3%, ठीक है, ये ऐसा डिस्काउंट दिया। तो अगर इसको हम लोग परसेंट में जाएंगे तो फॉर्मूला जब लगाएंगे हम लोग तो बहुत ही प्रॉब्लम होगा, बहुत ही केस मतलब अजीब हो जाएगा, है ना, फॉर्मूला बेसिस पे जाएंगे तो ये हम लोग का डाटा क्या हो गया, कम्प्लेक्स डाटा हो गया, है ना, डाटा क्या हो गया, कम्प्लेक्स डाटा, है ना, थोड़ा सा मिला जुला हो गया, ठीक है। तो ऐसे डाटा के लिए हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज जो हो फ्रैक्शन में हो, तब हम लोग ऐसे डाटा के लिए क्या करेंगे, हम लोग ये मेथड लगाएंगे। जैसे कि इसको पहले फ्रैक्शन में चेंज करते तो क्या हो जाएगा, 9.1/11% को हम लोग देखेंगे क्या होता है इसका, और इस फ्रैक्शन चेंज करते तो क्या होता है 1/11, इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/12, ठीक है, क्या हो जाएगा 1/11, 1/12 का पहले दिया 1/11, फिर 1/12 का छूट दिया। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम लोग तीसरा मेथड जो था कि पहले जो सामान था 11 का था तो छूट देने के बाद हो गया कितना 10, ठीक है, और फिर उसके बाद दूसरा छूट गया था जो 12 का सामान था वो कितना में दिया, वो 1 कम गया यानी 11 में, ठीक है, 1 माइनस हो गया यानी 11 में सामान दिया। तो ऐसे तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो देखिए 12 एकम 12, तो हम लोग यहाँ से कटा भी सकते हैं, देखो 2 छक 12, 2 पचे 10, फिर 11 से 11 एक कैंसिल, तो बच गया कितना 6:5, है ना। तो ये जो 6 हो गया आपका स्टार्टिंग जो था, स्टार्टिंग में कितना रेट था उस वस्तु का, और बाद में कितना हो गया, बाद में यानी अंत में, है ना, फाइनल, ठीक है, ये हो गया। तो कितना का ओवरऑल डिस्काउंट दिया, तो 6 में, तो 1 का, तो डिस्काउंट दिया ओवरऑल कितना 1 का, और कितना डिस्काउंट था पहले 6, सॉरी 6 नहीं था डिस्काउंट, मतलब 6 उसका मतलब प्राइस था, और इसको परसेंटेज में चेंज करते हो 1/6 को क्या करते हैं हम लोग परसेंटेज में, क्या हो जाएगा 1/6 का मतलब कितना होता है, चेंज करेंगे तो 2 तिया 6, 2 से जाएगा ये 50 बार में 50/3 का मतलब हो गया 3 8 3 एकम 3, 3 छक्के 18, 16.2/3%, यानी 16.2/3% का ओवरऑल क्या वो
छूट दिया है ना। देखिए जो छूट होता है वो हमेशा एमपी पर दिया जाता है, एमपी पर दिया जाता है, एमपी पर दिया जाता है, एमपी पर दिया। इसका एक चैप्टर है जो कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से ना डिस्काउंट पे। तो छूट हमेशा एमपी पर दिया जाता है, फिर भी याद रखने के लिए आप लोग याद रखिए इसको, है ना। छूट हमेशा किस पे दिया जाता है, एमपी पर दिया जाता है। और लाभ, छूट का मतलब डिस्काउंट है ना, लाभ या फिर हानि सीपी मतलब क्रय मूल्य पर दिया जाता है, क्रय मूल्य पर दिया जाता है। और एमपी का मतलब हो गया मार्क प्राइस। मार्क प्राइस मतलब अंकित मूल्य, सूची मूल्य, जो भी हो, अंकित मूल्य, सूची मूल्य, इसी को बोलते हैं एमपी को, यानी मार्क प्राइस। और ये सीपी मतलब उसका क्या है, कॉस्ट प्राइस। और कोई डाटा लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए 16.2/3% है और कितना है 20%। तो ऐसे डाटा के लिए हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट चेंज करेंगे। 16.2/3 का मतलब कितना हो गया, 1/6 फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 20% का मतलब 1/5, तो डायरेक्ट हम लिखेंगे 6 से 5 हो गया, 1 घटा तो, और 5 से कितना हो गया 4। तो यहाँ कटेगा तो कटा देंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 हो गया, और 5 से 5 खत्म है, 3:2 है ना। तो यानी कितना हो गया, पहले 3 का सामान था अब 2 में बेच रहा है, इसका मतलब 1 का 1/3। 1/3 का मतलब कितना हो, 33.1/3%। अगर नहीं आता है तो 100 से मल्टीप्लाई करके हम लोग निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा 3 से 33.1/3%। उसका ओवरऑल परसेंटेज क्या हो गया, इक्विवेलेंट परसेंटेज क्या हो गया हमारा 33.1/3% का वो छूट दिया ओवरऑल। ठीक है, इस तरह से हम लोग निकालते हैं। अगर मान लीजिए 3 लगातार 3 डिस्काउंट है, उसके लिए भी यही है, जैसे अभी किए हम लोग, लगातार 3 डिस्काउंट है, तब क्या करेंगे हम लोग 12.5%। पहला है 12.5%, दूसरा है 11.1/9%, और तीसरा है हमारा 14.2/7%। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, 12.5% का मतलब कितना हो गया 1/8, फ्रैक्शन को जानते हैं हम लोग, 1/9, और इसका मतलब हो गया हमारा 1/7। तो देखिए पहला हो गया तो इसको भी इसी लिखेंगे, 8 से कितना हो गया 7, 1 कमी हुआ, फिर 9 से हो गया कितना 8, फिर 7 से कमी हो गया 6, इसको भी इसी से करेंगे। देखिए कटता है तो कटा देंगे, नहीं कटेगा तो बस गुना कर देंगे। तो देखिए 8 से 8 ये कैंसिल हो गया, 3 दूना 6, 3 तिया 9, तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 यानी 3 हो गया, इधर करेंगे तो हमारा 2 आ गया, यानी इधर भी 1/3 का मतलब हो गया 33.1/3%। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन मुझे याद है इसलिए मैंने इसे डायरेक्ट लिख दिया। तो आप लोग भी इसको ऐसे से फ्रैक्शन को याद रखिए। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चंस पे देखते हैं अप्लाई करके कैसे इस पे क्वेश्चंस दिया जाता है और एग्ज़ाम में आते हैं। किसी मशीन के मूल्यों में 2 वर्षों में किसी मशीन के मूल्यों में 2 वर्षों में क्रमशः 20% और 30% की वृद्धि होती है, और 30% की वृद्धि होती है, 30% की वृद्धि होती है, तो मशीन के मूल्य थोड़ा क्वेश्चन लिखना पड़ता है। मशीन के मूल्य में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी,
कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि, कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए किसी में 2 वर्षों में, यानी पहला वर्ष और दूसरा वर्ष है ना, तो पहला वर्ष में 20% और दूसरे वर्ष में 30% की वृद्धि होती है। तो बताइए इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं हम लोग? दोनों तीनों सभी मेथड से बना सकते हैं, है ना, लेकिन जब डाटा कम्प्लेक्स दिया हो तभी हम लोग वो फ्रैक्शन वाला यूज करेंगे, जिससे पहले हम लोगों ने सीखा, है ना। लेकिन यह डाटा कम्प्लेक्स नहीं है, सीधा सीधी फ्रैक्शन है, तो हम परसेंटेज दिया हुआ है, तो हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्या होगा, तो ऐसे क्वेश्चन 2 फॉर्मूला मैंने बताया था, एक इंक्रीज के लिए और एक डिक्रीज के लिए, है ना। तो यहाँ देखिए इंक्रीज हो रहा है, यानी डिस्काउंट नहीं हो रहा है ना, इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज के लिए इंक्रीज का फॉर्मूला क्या था, परसेंटेज इफेक्ट, यानी तुल्य प्रतिशत या परिवर्तन प्रतिशत जो भी हो, है ना। तो क्या हो जाएगा, परसेंटेज तुल्य प्रतिशत का मतलब हो गया कितना ओवरऑल उसका बढ़ा, है ना, टोटल। तो देखिए तो फॉर्मूला क्या था, x + y + xy/100। ये डिस्काउंट का नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ये प्रतिशत वृद्धि कितना हो रहा है, कमी हो रहा है। कमी होता है तो हम लोग देखते हैं। ठीक है, यह डिस्काउंट नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो हम लोग जानते हैं इसमें डिस्काउंट नहीं है, तो हम लोग इंक्रीज वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यानी जो कि x + y + xy/100। जब भी डिस्काउंट न दिया हो और मतलब वृद्धि के बारे में बताया, तो हम लोग ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ना कि डिस्काउंट वाला। डिस्काउंट में क्या होता है, यहाँ पे माइनस हो जाता है। तो पहले x का, ये इसको x मानेंगे, ये y है, तो 20 + 30 + 20 × 30, है ना, 20 × 30/100, 20 × 5 = 100, 5 × 6 = 30, और ये हो गया 50 + 6 यानी 56%। कितना हो गया, 56% हमारा आ गया 56%। दूसरे मेथड से भी हम लोग कर सकते हैं इसको, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/5 और 3/10, तो 5 से हो गया ये कमी, वृद्धि हो रहा है ना, वृद्धि होता है, क्या हो जाएगा 6, और 10 से ये कितना हो रहा है 7, तो कितना हो जाएगा, कटेगा तो कटा देंगे, 2 × 6, 2 × 5 = 10, तो 5 × 5 = 25 और 7 × 21, तो कितना का कमी आया, 5 × 5 = 25, 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 7 × 21, 10 से कितना हो गया 3/10, हाँ 10 से सॉरी इंक्रीज हुआ है ना, तो 10 इंक्रीज हो रहा है, सॉरी देखो पहला इंक्रीज फिर दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है। तो 5 से हो गया ये 6 और 10 से हो गया ये कितना 13, तो 2 × 5 = 10 और 2 × 3 = 6। ऐसे से नहीं कटाना है कभी, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होता है। तो 5 × 5 = 25 और 13 × 3 = 39, तो कितना बढ़ रहा है, तो हो गया 4 और 1, है ना, 14/25 × 100, फ्रैक्शन में परसेंटेज में चेंज करने के तो 25 × 4 = 100, 14 × 4 = 56, ये हमारा आ गया 14 × 4 = 56%। तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, इनके देखिए यहाँ पे समझना है, वहाँ हम लोग डिस्काउंट इसलिए कमी करते थे, 5 में से 1 घटाते 4 होता था, ठीक है, और फिर 10 से क्या होता था 7 हो जाता, डिस्काउंट देता तब, यानी कमी आता तब। लेकिन यहाँ कमी नहीं, वृद्धि हो रहा है, इसलिए 10 से क्या हो जाएगा 13, 5 से जाएगा 6, और इसको प्लस करते हैं ना जो ऊपर रहता है, क्योंकि यही बताता है हमको कि कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो प्लीज़ कमेंट भी कीजिएगा, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, ना ही लाइक करते हैं। आप लोग के लिए तो इतना मेहनत करते हैं। अब देखिए, अब आ गया, मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई 37% बढ़ा दी गई और उसकी चौड़ाई और
उसकी चौड़ाई 20% घटा दी गई। 20% क्या हो गया? घटा दी गई। तो उसके क्षेत्रफल में यानी एरिया में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? ठीक है, कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। तो यानी प्रतिशत परिवर्तन का फॉर्मूला क्या था? परसेंटेज इफेक्ट, इसी को बोलते हैं प्रतिशत परिवर्तन। डिस्काउंट कैसे बात नहीं हो रहा, ठीक है। तो देखिए पहला क्या है? 37.5%। क्या दे रहा है? 37.5%। और दूसरा क्या है? चौड़ाई, है ना। ये लेंथ हो गया 37%। ये हमारा लेंथ है। क्या ये? लेंथ यानी लंबाई। और ये क्या हो गया? चौड़ाई यानी ब्रेड्थ। ठीक है, ब्रेड्थ यानी हो गया चौड़ाई। चौड़ाई कितना है हमारा दिया हुआ? 20%। फ्रैक्शन में चेंज कीजिए तो वैसे बना सकते हैं, या फिर जो हम लोग फॉर्मूला याद किए हैं उससे भी बना सकते हैं। तो जैसे बनाना वैसे बनाइए। देखिए तो 37%। यहाँ देखिए कम्प्लेक्स डाटा है, तो उसके लिए हम लोग जानते हैं सिर्फ एक ही नियम क्या है? सबके थर्ड मेथड, जो कि है फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद कम्प्लेक्स डाटा के लिए, है ना। इसमें देखिए एक तो सीधा दिख रहा है लेकिन ये कम्प्लेक्स है ना। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक भी रहने पे हम लोग क्या करेंगे? उसी तरह से बनाएंगे रेशियो वाला से। जैसे 37.5% का मतलब देखिए 1/8 का मतलब 12.5%। तो 12% का कितना है? 3 गुना है। 12 × 36% है ना। 36 यानी 37%, यानी 37.5%। कहने का मतलब 3/8 है। कितना ये? 3/8। और ये कितना है? 1/5। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो लंबाई था पहले वो 8 था, और कितना हो गया? इसमें वृद्धि हो गया, यानी ये प्लस है। वृद्धि मतलब प्लस, और चौड़ाई में घटा दिया गया। तो घटा दिया गया माइनस, यानी इसमें कमी आया। इसमें कमी आया, इसमें बढ़ गया। ठीक है, तो क्या हो गया? 8 से कितना हो गया? 8 से कमी हो बढ़ा, तो 8 से कितना हो गया? 8 था तो हो गया बढ़ के कितना? 11। ठीक है, 3 बढ़ गया। और 20% था, घट गया, यानी 5 से कितना कमी आ गया, यानी 5 से हो गया ये 4। तो हम लोग डायरेक्टली कटेगा तो कटा देंगे। 4 दूनी के 8 कट गया, गुना होगा 5 दूनी 10, और ये हो गया 11। ये 10:11 कह सकते हैं कितना का वृद्धि हो गया। तो परसेंटेज इफेक्ट यानी इक्विवेलेंट जो भी हो, है ना, इक्विवेलेंट इफेक्ट, परसेंटेज इफेक्ट, समतुल्य प्रतिशत क्या हो जाएगा? समतुल्य प्रतिशत क्या हो जाएगा? समतुल्य प्रतिशत, परिवर्तन प्रतिशत भी बोल सकते हैं। परिवर्तन प्रतिशत इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा? 10 से कितना बढ़ा? तो 1 बढ़ा, यानी 1 बटा प्लस हो गया है ना, बढ़ गया। तो 1 बटा, और कितना से बढ़ा? 10 से। जिससे बढ़ते उसको हम लोग नीचे लिखते हैं। तो 10 से बढ़ गया है ना, और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से, तो कितना है? 10 10 के 100, यानी 10% से क्या हो गया? वृद्धि परिवर्तन करना होगा। क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा? 10% उसके एरिया में परिवर्तन होगा, यानी बढ़ जाएगा। 10% क्या इंक्रीज हो गया है ना। एरिया क्या? 10%। एरिया 10% बढ़ेगा। एरिया कितना बढ़ेगा? 10% इंक्रीज होगा। एरिया हमारा कितना बढ़ जाएगा? 10% इंक्रीज हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चंस क्या है। यदि x के मान में 16.2/3% की वृद्धि, यदि x के मान में 16.2/3% की वृद्धि y के मान में
14.2/60% की कमी तथा z के मान में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो व्यंजक x³ y³ और z³ के मान में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी, कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। तो देखिए, तो यहाँ पे कितना है, पहला x और y और ये z है ना। तो पहला है 14.2/3%, 7%। ये क्या हो रहा है, इसमें वृद्धि हो रहा है तो ये प्लस के लिए इसका साइन दे देंगे। y में क्या हो रहा है, कमी हो रहा है तो ये माइनस का साइन देंगे। और z में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है तो इसमें प्लस का साइन देंगे। तो 14.2/7% y में कितना है, अरे सॉरी, x में 16.2/3% और y में 14.2/7% और z में 10%। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो यहाँ देखिए 16.2/3 का परसेंट का मतलब 1/6, 14.2 मतलब 1/7, 10% मतलब 1/10। आई होप ये फ्रैक्शंस आप लोग को याद होगा, है ना। तो चलिए बनाते हैं। तो 6 से पहला था जो कि x में कितना हमारा व्यंजक कितना x³ y³ z³ निकालना है। तो देखिए 6 से कितना हो गया, कमी हो गया, तो 6 से बढ़ गया कितना, 7। ठीक है y में कितना बढ़ा, y में कितना घट गया, तो 7 से हो गया, ये माइनस बता रहा है क्या घट गया, तो 7 से हो गया 6 और इसमें कितना हो गया, 10 से हो गया इंक्रीज हुआ तो 11। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग गुना करेंगे। क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो गुना करेंगे, लेकिन डायरेक्ट गुना नहीं करना है। यहाँ पे हमारा व्यंजक दिया हुआ है x³ y³ z³ है ना। तो इसके लिए हम लोग को ये क्यूब में होना चाहिए, तभी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्यूब हो गया ये, इसका क्यूब, इसका क्यूब, इसका क्यूब और इसका भी क्यूब, इसका भी क्यूब, इसका भी क्यूब। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे, तो 7 का क्यूब से 7 क्यूब खत्म, 6 के क्यूब से 6 क्यूब खत्म। इसका क्या हो जाएगा, 10 दाएँ के 100 दाएँ के 1000। इसका क्या हो जाएगा, 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। 121 को फिर 11 से मल्टीप्लाई, 11 क्यूब जो होता है वो 1331 होता है। तो कितना बढ़ गया, तो 331 हो गया, बढ़ गया कितना से, 1000 से, और गुना 100% में चेंज करने के लिए। तो 0 से 0 कैंसिल, 10, तो हमारा हो गया x 0 के लिए जब डिवाइड करेंगे 10 से तो कितना होगा, 1 अंक के पहले दशमलव बैठेगा, यानी 33.1% हमारा आंसर हो जाएगा। यानी जो x³ y z³ का जो मान में कितना परसेंट का वृद्धि होगा, तो 33.1%, 33.1%, सॉरी है ना, 33.1% का वृद्धि होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो आई होप आप लोग समझ में आ रहा होगा, है ना। नहीं समझ आए तो कमेंट कीजिए कि आप लोग क्या समझ में नहीं आया और क्या हम बेहतर कर सकते हैं आप लोग के लिए, कोई सजेशन दीजिए, है ना। और क्या आप लोग क्वालिटी जो है देना है वो चीज़ कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि दो ग्रहों के मास मतलब द्रव्यमान है ना, मास में 10% 20% की वृद्धि की गई, 10% 20% की वृद्धि की गई
की गई तथा दोनों के बीच की दूरी तथा दोनों के बीच की दूरी में 16.2/3% की कमी कर दी जाए तो दोनों के बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल का मतलब क्या होता है? ग्रेविटेशनल मतलब गुरुत्वाकर्षण फोर्स है ना, बल। फोर्स में कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा? देखिए, तो दो ग्रहों के मास में, तो दो ग्रह है, एक पहला और ये दूसरा है ना, तो 10% 20% की वृद्धि कर दी जाए तो क्या हो रहा है? तथा दोनों के बीच की दूरी में 16.2/3 की कमी कर दी जाए तो दोनों के बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स में कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा? तो सबसे पहले देखिए, फॉर्मूला जो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स, जब दो पिंड होता है, हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर होता है जी जो होता है हमारा कांस्टेंट होता है ना, और क्या होता है? पहले पिंड का द्रव्यमान इनटू दूसरे पिंड का द्रव्यमान बटा दोनों के बीच की दूरी का वर्ग, यानी कह सकते हैं पहला वस्तु ये दूसरा वस्तु है ना, तो दोनों के केंद्र के बीच की दूरी, यानी ये हो गया R1 और ये R2, ठीक है। सॉरी, R1 R2 नहीं होगा ये, हाँ R1 R2 है, लेकिन दोनों के बीच की दूरी क्या कहलाएगा? R। दोनों केंद्र के बीच की दूरी क्या है? दोनों केंद्र के बीच की दूरी R का वर्ग होता है। दोनों के बीच की दूरी का हो गया कितना? R। तो बताइए, ये हो गया जी क्या होता है? कांस्टेंट होता है, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स में मतलब कांस्टेंट होता है ये। तो पहले पर कितना है? 10% की क्या हो गया? वृद्धि, यानी प्लस। और ये कितना हो गया? बीच की दूरी 16.2/3 का मतलब 16 वृद्धि की गई दूसरे वस्तु पे कितना? दूसरे ग्रह पे कितना हो गया? 20% का वृद्धि। और जो R है उस पर कितना होगा? कमी हो गया, कितना का? 16.2/3% का। तो 16.2/3% का मतलब हो गया हमारा 1/6। इसको चेंज करेंगे तो कितना होगा? 1/10। इसको चेंज करते, यहाँ क्या क्या हो रहा है? ये कमी हो रहा है। क्या हो रहा है? ये कमी हो रहा है। इसमें माइनस क्या डिनोट कर रहा है? कमी। प्लस क्या बता रहा है? बढ़ रहा है। और इसका क्या हो जाएगा? 1/5। अब देखिए, ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, फॉर्मूला ये हमारा हो गया, तो हम लोग अब बनाएंगे। पहला क्या था? सब देखिए, मल्टीप्लिकेशन में, और क्या हमारा? डिवाइड में। तो पहला वस्तु जो है, पिंड जो है, यानी पहला मास ग्रह जो है, उसमें कितना का मास में वृद्धि हो गया? 10%, यानी 10 से हो गया 11, ठीक है। और दूसरे में कितना हो गया? 20। कितना हो गया? 20, यानी 1/5, यानी 5 से कितना हो गया? 6, ठीक है। कितना हो गया? 6। ये M1 है और ये M2 हो गया, ठीक है। M1 M2। और ऐसे क्वेश्चंस में क्या करता है, जो कांस्टेंट होता है उसको हम लोग नेग्लेक्ट रखते हैं, ठीक है। आने वाले क्वेश्चंस और भी होंगे जिसमें हम लोग ये बताएंगे कि जो कांस्टेंट राशि होता है, जो कोई चेंजिंग नहीं होता, यानी कांस्टेंट का मतलब कोई चेंज, यानी जो कि अचर राशि है, तो उसको हम लोग नेग्लेक्ट रखते हैं, ठीक है। और जो R² है, कितना है? 1/R²। तो पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद डिवाइड करेंगे, ठीक है। R में कितना हो गया? कमी। R में कितना हो गया? कमी हुआ, 6 से 5 हो गया। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? M1 × M2/R², ठीक है। तो R² हो गया। R² जब इसको
सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा, जी को हम लोग नहीं लिया क्योंकि जी क्या है, कांस्टेंट राशि होता है, जो भी चेंजिंग आ रहा है इसी में आ रहा है ना, तो इसलिए हम इसको लिए हैं फॉर्मूला में। तो क्या हो जाएगा 10 × 50 और इसको हम लोग क्या करें आर स्क्वायर है, आर 6 है तो यहाँ क्या हो जाएगा 6 × 36, फिर ये कितना है 11 × 6 = 66, m1 × m2 तो 66 हो गया, बटा आर स्क्वायर नीचे है तो 5 × 5 = 25। अब इसको ये देखिए ये रेशियो जो है कि एक फ्रैक्शन में है तो इसको हम लोग एक इंटीजर में चेंज करेंगे, तो देखिए कटेगा ये 2 से जाएगा 18 बार में, 2 से जाएगा ये 25 बार में, ठीक है, ये नहीं कटेगा तो क्या ये गुना हो जाएगा, तो 25 से 25 गुना होगा तो कितना हो जाएगा 625, और ये गुना होगा तो 18 × 78, बाकी हाथ में 10 और 18 × 78 यानी 118, यानी कितना इंक्रीज हुआ है ये देखना है। तो कितना इंक्रीज हुआ है, तो 625 से 625 से कितना इंक्रीज हुआ 1188, तो देखिए 8 से 5 गया तो 3 है ना, कितना इंक्रीज हुआ है तो यहाँ देखेंगे, देखिए 8 में से 5 गया 3 और 8 में से 2 गया 6 और ये हो गया 11 में से 6 गया 5, 563 बटा कितना से बढ़ा तो 625 से, और मल्टीप्लाई 100 फ्रैक्शन में डेसिमल प्रतिशत में चेंज करने के लिए, तो कितना हो जाएगा 25 चौके 100 और 25 से 25 बार में गुना होगा तो 4 × 3 = 12, 4 × 6 = 24, 1 25, बाकी हाथ में 2, 4 × 25 = 20, 2 = 22 बटा 25, 25 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो 25 × 25 = 100, 25 × 100 यानी 25 × 225, अब बच गया 0 है ना, तो 2/25 इतना परसेंट हो गया, 2/25 भाग देंगे अच्छा से है ना, 25 से भाग देंगे, 25 × 225 और ये होगा कितना 25 हाँ 90 2/5 इतना परसेंट हो गया। डेसिमल में क्या करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 25 से 25 25 625, 25 × 100, 4 × 3 = 12, 4 × 6 = 24, 1 25, बाकी हाथ में 2, 20 2 22, 25 से भाग देंगे, 25 × 8 = 200, 25 × 9 = 225 कट गया 2 0 और 2/5 हाँ। इसको जब अगर डेसिमल में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 90 + 0.4 है ना, तो हो जाएगा ये कितना 90.4% हमारा इतना में क्या जाएगा इंक्रीज होगा 90.4 5 चौके 25 है तो यहाँ 25 × 8 = 200 यानी 0.8 है ना, तो यहाँ हो जाएगा 0.8%। ये क्या हो गया प्लस क्या बता रहा है इंक्रीज हो गया, क्या हो गया ये इंक्रीज होगा उसके क्या चीज़ में तो ग्रेविटेशनल फोर्स में कितना परसेंट का इंक्रीज होगा तो 90.08% का, या फिर पूर्णांक बोल सकते हैं 90.2/25%। तो कांस्टेंट राशि को हम लोग क्या करते हैं उसको नेग्लेक्ट रखते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग को समझना है किसी चीज़ का एरिया हो, घनत्व हो, घनाभ हो, कुछ भी और कांस्टेंट है तो हम लोग क्या करेंगे उसको आराम से उसको क्या करेंगे कांस्टेंट को नेग्लेक्ट रखेंगे। जैसे कि कोई क्वेश्चन हम लोग लेते हैं,
यदि समचतुर्भुज के एक विकर्ण में 20% की वृद्धि की गई 20% की वृद्धि की गई है तो उसके क्षेत्रफल में 28% की वृद्धि हो जाती है। तो उसके क्षेत्रफल में 28% की वृद्धि हो जाती है, 28% की वृद्धि हो जाती है। तो दूसरे विकर्ण में वृद्धि या कमी प्रतिशत बताएं, कमी प्रतिशत बताएं। तो देखिए समचतुर्भुज में कैसा होता है, इस तरह से होता है इसका, है ना। समचतुर्भुज में क्या होता है, चारों भुजा क्या होता है, ये बराबर, चारों भुजा क्या होता है, ये इक्वल होता है, ठीक है। सिर्फ चारों भुजा इक्वल होता है और एक ये विकर्ण होता है जो D1 होता है और ये D2 होता है ना। ये जो D1 और D2 होता है, और इसका एक खास बात भी है कि जो D1 होता है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, हाफ बांटते हैं। जैसे कि अगर मान ली 20 है तो जो ये मिड पॉइंट है ये क्या करेगा, इसको 10-10 में बांट देगा और ये भी 10-10 में बढ़ जाएगा। इन दोनों का जो मिड पॉइंट मतलब जो एक प्रतिच्छेदी जो बिंदु है वो क्या करता है, दोनों को बराबर भाग में बांट देता है। और इसके चारों भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ऐसा कोई भी एंगल क्या होता है, 90 डिग्री नहीं होता। अगर 90 डिग्री होगा तो क्या वर्ग बन जाएगा, है ना। तो वर्ग नहीं है, समचतुर्भुज का बात हो रहा है। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, समचतुर्भुज क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पहले ये याद रखेंगे। समचतुर्भुज क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू D1 इंटू D2, ये एरिया हो गया, ठीक है। तो हमारा जो फॉर्मूला है 1/2 इंटू D1 इंटू D2, तो हमारा पहला जो था विकर्ण D1 और D2 है ना, तो D2 में पूछ रहा है ना। तो पहले D1 में 20% हो गया, 20% ये D1 है और एरिया दिया हुआ है, एरिया में कितना है 28%, यानी 20% क्या हो रहा है, इसमें वृद्धि हो रहा है और एरिया में भी वृद्धि हो रहा है। तो बोल रहा है दूसरे विकर्ण में कितनी वृद्धि, दूसरे विकर्ण में वृद्धि या कमी होगी वो बताना है। तो देखिए तो हम लोग फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रैक्शन कैसे करेंगे, ये कितना हो जाएगा 1/5 और ये कितना हो जाएगा 28 है। तो बताइए 28 20% का मतलब हो गया 1/5, 28% का मतलब 8%। तो हम लोग लिख सकते हैं 28/100 कितना जाएगा, हाँ 4 × 7 = 28, 4 से 25 बार में 7/25 यानी 25, यानी कह सकते हैं हम लोग इसमें कितना हो गया ये। तो फॉर्मूला क्या था हमारा, D1 इंटू D2 बटा क्या होता है एरिया, है ना। यही तो होता है एरिया, क्या होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। तो जो कांस्टेंट होता है उसको हम लोग नेगलेक्ट रखेंगे और D1 इंटू D2 पे फोकस करेंगे। तो D1 कितना हो रहा है हमारा, D1 क्या हो गया एरिया, यही होता है तो एरिया, है ना। तो इस पर हम लोग फोकस करेंगे, तो नेगलेक्ट रखेंगे कांस्टेंट को। तो D1 कितना हमारा 1/5, यानी 5 से क्या हो गया वृद्धि हो रहा था, 5 से 6 और ये कितना हो गया। तो एरिया में देखो ये एरिया है तो एरिया में बढ़ रहा है, यानी 25 से कितना हो गया, 25 से कितना हो गया बढ़ रहा है। तो 25 × 7 = 32 हो गया, है ना। तो हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग किसी का एरिया निकालेंगे, तो बताओ एरिया अगर निकालना है तो एरिया दिया हुआ है और D2 निकालना है, तो हम लोग ऐसे ही पढ़े हैं 2 D1 इंटू D2 और इधर कुछ दिया हुआ एरिया है ना। तो जब हम लोग D2 का वैल्यू निकालेंगे क्या करेंगे, एरिया बटा D1 से डिवाइड करेंगे, क्या होगा एरिया बटा D1,
डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट लाना। तो यहाँ पर जो D2 का वैल्यू होगा क्या होगा 25/5 है ना, 25/5 यानी 25 का एरिया होगा और 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा D2। इसमें भी वैसे करेंगे 32 एरिया है, 6 से डिवाइड करेंगे हमारा D2 निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा 25 पचे 5 पचे 25 और ये दूसरी जगह 2 3 6 दूसरी जगह ही 16 बाद में, यानी जो हमारा D2 का जो रेशियो है वो क्या आ जाएगा यहाँ से, तो 5:16/3। इसको चेंज करेंगे तो क्या 3 से इधर हो जाएगा गुना, तो 15:16 हो गया। तो हमारा रेशियो आ गया 15:16। तो कितना का वृद्धि होगा 1 और नीचे कितना से बढ़ा तो 15 से बटा 100। 1/15 को चेंज करेंगे तो क्या होता है हम लोग पढ़े हैं कितना हो जाएगा 1/15 का, तो 1/16 हाँ 15 का जाएगा 15 से गुना होगा तो 5 तिया 15, 5 से जाएगा 20 बार में और 20/3 का मतलब 3 छके 18, 3 छके 18 2/3%। 66/2/3% हमारा जो कि 66 नहीं 3 छके 18 है ना, 3 छके 18 2/3 है ना, 2/3%। 6.2/3% हमारा क्या हो गया ये इंक्रीज़ हो गया। डेसिमल में भी दशमलव भी चेंज कर सकते हैं इसको है ना, 3 से डिवाइड कर देंगे 6.66% हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया इंक्रीज़ हुआ। ये कितना का इंक्रीज़ हुआ तो 6.2/3 का % का चेंज हुआ किस में दूसरे विकर्ण में, तभी हमारा एरिया भी बढ़ा। तो यही इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं, हमारा आंसर हो गया ये। ठीक है, तो बस ये बात याद रखना है कि हम लोग को कांस्टेंट को नेगलेक्ट रखना है। किसी चीज़ का भी एरिया हो या एरिया हो, आयतन हो है ना, वॉल्यूम हो या फिर किसी का विकर्ण हो, उसके अनुसार हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला नहीं, जो भी कॉन्सेप्ट उसको हम लोग यूज़ करेंगे और आने वाले क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। इसी बेसिस पे अगला क्लास भी होगा। तो चलिए यहाँ तक आज के लिए क्लास रोकते हैं है ना, और आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में और से क्वेश्चंस लेंगे और सॉल्व करेंगे। तो बताइए आप लोग को ये क्लास कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करें और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर से ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी कोई हम वीडियो डालें तो आपको वो सबसे पहले पहुंच सके। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और बने रहिए मेरे साथ क्लास में, और आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट मिलेगा। टेंशन मत लीजिए, जो भी बहुत ही फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। और ऐसा नहीं है कि आपको कुछ एग्ज़ाम से अलग हटके मिल रहा है, जो एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन से वही आपको मिलेगा। और कॉन्सेप्ट तो चिंता ही मत कीजिए, जो भी स्टार्टिंग के जो बच्चे हैं जो कभी नहीं पढ़े हैं अरिथमेटिक एडवांस, उनके लिए तो बहुत ही बेहतर होने वाला है। और अगर वो पढ़ रहे होंगे तो उनको अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद।